बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 28 जो कि होबार्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में होबार्ट के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि बेलरी ओवल होबार्ट के मैदान पर खेला जाएगा 9 जनवरी को 1:45 पर दोपहर में भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा। तो वेदर फोरकास्ट से अगर शुरू करें तो वहां पर हमको बताता है कि ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर आसमान पर काले घने बादल बने रहेंगे, जो कि हमने पिछले मैच में भी देखा। और इस तरीके के वेदर में, और जबकि यहाँ पर कुछ मैचेस हो चुके हैं इस मैदान पर, बेलरी ओवल होबार्ट के इस मैदान पर, और इन दोनों टीमों का अगर हम बात करें तो आपस में इस सीजन का भी पहला मैच है। और इस मैदान पर भी इन दोनों टीमों ने जो मुकाबले खेले उसको जानने के लिए अगर आप पिच रिपोर्ट के उस डेटा को देखने के लिए जाएं, जहां पर आपको पता चलता है कि इस सीजन के दौरान यहां पर किस तरीके से रन्स बने, तो 3 मुकाबले जो टोटल यहां पर खेले गए, जिसमें 16 दिसंबर को, 29 दिसंबर को और साथ ही साथ 1 जनवरी को ठीक इसी टाइमिंग पर यानी कि शाम को 7:15 पर मैचेस जब स्टार्ट यहां पर हुए, तो हमने क्या देखा कि जो पहला मैच हुआ वहां पर सिडनी थंडर ने 180 का स्कोर तो बनाया, लेकिन होबार्ट की टीम ने उस स्कोर को भी चेज कर दिया 181 रन बना करके 6 विकेट पर, और आसानी से उस मैच को जीत लिया। जबकि सेकंड मैच के अंदर जो मेलबर्न इंडियंस की टीम ने 162 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, उसको होबार्ट की टीम ने एक बार फिर से चेज करके 163 रन बनाए 6 विकेट पर और दोबारा मैच को 4 विकेट से जीता। लेकिन जब तीसरा मैच यहां पर आया तो पर्थ स्कॉचर्स की टीम ने एक बहुत ही अच्छी और फ्लैट विकेट का पूरा फायदा उठाया, और खास करके जो शुरुआती ओवर में जो पहले कुछ मैचेस में थोड़ी बहुत मदद थी, हालांकि पावर प्ले के स्कोर्स अगर आप देखें तो 47 पर 1, 46 पर 1 और ये तीसरे मैच पर भी 46 पर 1 का स्कोर बना, जो कि बताता है कि बहुत ज्यादा यहां पर मौके थे नहीं। लेकिन पर्थ स्कॉचर्स की जो बैटिंग थी उसने धमाकेदार पारियां कुछ खेली बल्लेबाजों के द्वारा, और जो 229 का स्कोर खड़ा कर दिया वो उतना मोर देन इनफ था कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम उस स्कोर को चेज नहीं कर पाई, और निश्चित तौर पर एक मोर देन पार स्कोर उन्होंने बना दिया। तो होबार्ट हरिकेन्स की टीम को इस बार सेकंड बैटिंग करते हुए हार का सामना करना पड़ा, जहां पर उन्होंने 189 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें तो कोई खास मदद यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए तो अभी तक देखने को मिली नहीं। लेकिन जैसा भी आपको मैंने वेदर फोरकास्ट के दौरान बताया कि आसमान पर बादल बने रहने की संभावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग में जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी, और निश्चित तौर पर उस ओवरकास्ट कंडीशन का कोई भी पेस अटैक फायदा उठाने की पूरी कोशिश भी करेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सीजन के 3 मैचेस में से तो 2 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती ही। आज जैसी कंडीशन है वहां पर भी बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही फेवरेट होने वाली है। इवन पिछले 11-12 मैचेस उठा करके देखे 12 मैचेस, तो उसमें भी 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, और इन आखिरी 3 मैचेस में स्पिन को 14 और पेस को जो 24 विकेटें मिली है ना, यहीं पर पिक्चर क्लियर हो जाता है कि पेस की 24 में से 15 विकेटें पहली इनिंग में ही आ गई हैं। हालांकि एक और चीज यहां पर दिखाई पड़ती है कि स्पिन को सेकंड इनिंग में थोड़ी सी ज्यादा मदद मिली है, टोटल 14 में से 12 विकेटें सेकंड इनिंग में यहां पर स्पिनर्स लेकर के गए हैं। तो इस डेटा से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों इनिंग्स में तेज गेंदबाज तो इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग के तेज गेंदबाज, लेकिन साथ ही साथ स्पिनर्स। अगर आपको किसी टीम के स्पिनर्स को पिक करना है तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे उसके बेहतरीन स्पिनर्स को आपको लेकर के जाना है। ये भी बात यहां पर हमको क्लियर हुई। पिच के बारे में और वेदर के बारे में तो चीजें हमने ऑलरेडी क्लियर कर ही ली, लेकिन ये सारी बातें तो हमने पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर समझा और जाना। बाकी वेदर फोरकास्ट का आपको हमने बताया, जो कि अभी फिलहाल फोरकास्ट ही है, लेकिन टॉस के बाद एक्चुअल में वेदर कैसा होगा, मेरी फाइनल टीम कैसी बनेगी, पिच देखने में कैसी लग रही है, अगर इसका कोई अपडेट आता है तो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, जो कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने ना इस मैच के लिए भी जो स्क्वाड अनाउंस किया है अनचेंज स्क्वाड है, उसी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को एक बार फिर से उतरते हुए आप देख सकते हैं, जो कि पिछले मैच में भी खेली थी, जहां पर मिच ओवन और टिम वार्ड ने ओपन किया था। रेहान अहमद को नंबर 3 पर ये लोग लेकर के आए थे, चूंकि मैकलिस्टर राइट को पिछले मैच में नहीं खिलाया था, और उसके बाद बेन मैकडर्मट नंबर 4 पर, निखिल चौधरी, मैथ्यू वेड थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रिस जॉर्डन को और रेहान अहमद को नंबर 3 पर भेजने का रीजन वही था कि मैंने बताया कि इन्होंने मैकलिस्टर राइट को बाहर किया प्लेइंग 11 से, और इसलिए किया चूंकि विल प्रेस्टिज को इनको प्लेइंग 11 में लेकर के आना था, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग भी करी पिछले मैच में, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, जो बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी नेथन एलिस जो टीम के कप्तान भी हैं, रिशद हुसैन हैं, और साथ ही साथ राले मेरेडिथ भी आपको अपनी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच के प्लेयर्स देखें तो टिम डेविड तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, बाकी बिली स्टैनलेक बेंच पर हैं और मैकलिस्टर राइट बेंच पर है। जेक वेदरआल्ड और ब्यू वेफ्टर को कोई भी टीम में लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्यू वेफ्टर, जेक वेदरआल्ड और टिम डेविड ये तीनों के तीनों फिलहाल इस मैच के लिए अवेलेबल है नहीं। बेंच पर केवल बिली स्टैनलेक और मैकलिस्टर राइट हैं, उन्हीं में से किसी एक को मौका अगर मिला तो मिला, वरना वही प्लेइंग 11 खेलते दिखाई पड़ेगी जो पिछले मैच में दिखाई पड़ी थी। और पिछले मैच की बॉलिंग भी अगर आप देख लें तो क्रिस जॉर्डन, राले मेरेडिथ, नेथन एलिस, रिशद हुसैन, मिचेल ओवन और रेहान अहमद, इन 6 बॉलर्स ने मिलकर के बॉलिंग करी, जिसमें क्रिस जॉर्डन ने पहला 11वां, 16वां और 19वां ओवर किया, जबकि राले मेरेडिथ ने दूसरा, चौथा, 15वां और 18वां। यानी कि क्लियर होता है कि क्रिस जॉर्डन और राले मेरेडिथ ये कम से कम 1 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर कम से कम डेथ के करेंगे, जो कि इन्होंने पिछले मैच भी किया। बाकी नेथन एलिस भी तीसरा, 13वां, 17वां और
20वां ओवर करते दिखाई पड़े और बाकी रिशद हुसैन 5वां, 7वां, 9वां और 14वां। तो यहाँ से आपको बॉलर्स के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि कौन कहाँ पर और कितने ओवर आकर के करता दिखाई पड़ा, वो तो पिछले मैच में। बाकी इस बिग बैश के शुरू होने के पहले T20 करियर कैसा चला है उसका डेटा अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। हालांकि मोर देन इनफ यहाँ पर डेटा आपको मिल जाएगा रीसेंट फॉर्म में, चूंकि आपको मैंने अभी साथ शुरू में बताया नहीं, लेकिन बता दूं कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने टोटल 7 मुकाबले खेल रखे हैं और उन 7 मैचेस में से 5 मुकाबले जीते हैं। पिछला मैच भी ये टीम जीत करके आई है, सेकंड लास्ट मैच हार गई थी और उन सभी 7 मैचेस में जो परफॉर्मेंसेज इनके प्लेयर्स की रही है वो आपके सामने है और उसमें अगर आप डेटा देखें तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी ये भी मिल जाएगी कि कौन सा प्लेयर कितने बेहतर फॉर्म में। जहां पर अगर आप मिच ओवन की बात करें तो 45 रन कोई विकेट नहीं, 4 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, यानी कि बैटिंग की कंसिस्टेंसी कम दिखाई पड़ती है। बॉलिंग जो कि 1 या 2 ओवर ही मैक्सिमम करते हैं उसमें विकेट निकाल करके देते हैं, तो ओवरऑल अच्छी यूटिलिटी के साथ दिखाई पड़ते हैं। जबकि उसके बाद टीम वार्ड आते हैं जो कि जब से आए हैं इस सीजन में, पहले 2 मैचेस तो अच्छे नहीं गए, उसके बाद लगातार इन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी है। 30, 27 और 90 रन की 3 बढ़िया पारियां और खास करके पिछले मैच में तो इन्होंने भी दिखाया है कि ये हालांकि उसके बावजूद सभी की टीम में तो नहीं ले होंगे लेकिन एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच के लिए बन सकते हैं। बाकी इसके बाद आते हैं रेहान अहमद, जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहा है। 16, 18, 23, 7 और साथ ही साथ जो छोटी छोटी पारियां इन्होंने खेली उसमें बॉलिंग भी ये कितनी करेंगे उसका कुछ खास हमको अंदाजा तो होता नहीं, कभी 3 ओवर, कभी 2 ओवर, कभी कोई ओवर नहीं। तो एक रिस्की ऑप्शन ये हमेशा बने रहेंगे, इसी वजह से ट्रम्प कैटेगरी वाले ही ये प्लेयर होंगे। जबकि बेन मैकडरमट की बात करें जो शुरुआती 3 मैच में शानदार बैटिंग करके आए हैं, लास्ट के 4 मैचेस में टोटल फ्लॉप साबित हुए। हालांकि पिछले 2 मैच में इन्होंने 10 और 18 रन की पारी खेली तो लगा कि थोड़े से टच में ये वापस आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है कि लगातार 4 फेलियर्स हैं, तो इनसे आज एक उम्मीद होगी और एक इनको मैं सेफ कैटेगरी वाला प्लेयर मान के चलूंगा। ना सिर्फ इनको बल्कि निखिल चौधरी को भी, जो कि इस सीजन में ना बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े लेकिन आज बैटर काफी कामयाब साबित हुए हैं और इनके साथ एक अच्छा चांस ये भी होता है कि शायद इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करके नंबर 3 पर भी लेकर के आए या ओपन भी करा देगा, टीम वार्ड नहीं खेलते हैं। बाकी मैथ्यू वेड चूंकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं तो एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ही ग्रैंड लीग में आप इनको, जैसे अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल काफी अच्छे बैटिंग फॉर्म में है। स्मॉल लीग के लिए तो उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं, लेकिन कोई बेहतर ऑप्शन है तो वह है विल प्रेस्टविस, जो कि आते ही पिछले वाले मैच में इस सीजन का जब पहला मैच खेलने उतरे तो 2 विकेट लेकर के गए, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि इसके पहले अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो बॉलिंग बहुत कम कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर खेलेंगे तो ये बॉलिंग करेंगे। इनके पास अच्छी पेस है और पेस के साथ साथ ये ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करते हैं बल्कि अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं क्रिस जॉर्डन, जो पिछले 2 मैच में विकेटलेस गए हैं। इवन पिछले 4 मैच में तो केवल 1 ही विकेट है। जनरली ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। नेथन एलिस क्या है, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो एक अच्छे ऑप्शन हमेशा बने रहेंगे। टीम के कप्तान भी हैं और ना सिर्फ कप्तान है बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस भी करते दिखाई पड़े। और उसके बाद रिशद हुसैन जिस तरीके की बॉलर है, हालांकि पिछले 2 मैच में विकेट तो नहीं ले पाए, स्टिल इनको मैं सेफेस्ट ऑप्शन मानूंगा एज ए बॉलर। बाकी रायली मिरेट्स की बात करें जो पिछले 2 मैच में विकेट नहीं ले पाए हैं, हालांकि बीच में अच्छा फॉर्म इन्होंने गेन किया था, लेकिन इनसे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। लेकिन खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो चूंकि ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इनकी बॉलिंग को सूट भी करेगी पहली इनिंग की बॉलिंग में, तो नेथन एलिस, रिशद हुसैन, विल प्रेस्टविस, निखिल चौधरी, बेन मैकडरमट और मिच ओवन, ये तो 6 सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको सीधे टीम में ले लेना है। बाकी कंडीशनली क्रिस जॉर्डन और रायली मेरेडिथ को भी टीम में आप लेके जा सकते हैं और कुछ ट्रम्प नाम आपको मैंने गिना भी दिए, लेकिन जो कंडीशनल ऑप्शंस हैं या जो ट्रम्प ऑप्शंस हैं उनको आप कब या कैसे पिक कर सकते हो उसको जानने के लिए आगे अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें या जो आपको मैंने 6 सेफेस्ट ऑप्शन बनाए उसमें से किसको ड्रॉप कर सकते हैं किसी डेटा के बेसिस पर, उसको समझने के लिए अगर आप आए तो बेन मैकडरमट का हेड टू हेड देखें तो एडली स्ट्राइकर के खिलाफ आंकड़े इनके बहुत धमाकेदार है। 16 मैच 595 रन, 49 के एवरेज। नंबर्स थोड़े से मिच ओवन के खराब है, जब बैटर भी है, जब बॉलर भी, इवन मैकलिस्टर राइट के भी। टीम डेविड तो है नहीं, लेकिन निखिल चौधरी के भी आंकड़े कुछ खास अच्छे हैं नहीं। मैथ्यू वेड के आंकड़े हालांकि बहुत अच्छे और टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बैटर्स बेन मैकडरमट को छोड़ करके जब एडली स्ट्राइकर के खिलाफ उतना नहीं चले हैं ना, तो निश्चित तौर पर वहां पर निखिल चौधरी तो निश्चित तौर पर अभी इस सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि यूजफुल ऑप्शन बन ही जाते हैं। मैथ्यू वेड भी बहुत अच्छे ट्रम्प बन जाते हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन के 4 मैच 5 विकेट हैं, 11 मैच 12 विकेट क्रिस नेथन एलिस के हैं। रिशद हुसैन खेले नहीं है, लेकिन रायली मेरेडिथ के आंकड़े कुछ खास अच्छे हैं नहीं। वैसे भी आपको बताया मैंने कि वो पहली इनिंग की बॉलिंग में लेके जाना है। बिली स्टैनले के 2 मैच में 2 विकेट है। बाकी अपने होम ग्राउंड पर ये प्लेयर्स जब खेलते हैं तो यहाँ पर भी बेन मैकडरमट जो कि 39 मैचेस खेल चुके हैं, 36 के एवरेज रन बनाते हैं। यहाँ पर मिच ओवन के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर टीम डेविड मैकलिस्टर राइट के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। टीम डेविड है नहीं हालांकि, बाकी निखिल चौधरी के आंकड़े भी बेहतर हैं। मैथ्यू वेड यहाँ पर अच्छा खेले, तो जनरली इस मैदान पर ये जो होम ग्राउंड वाले प्लेयर्स है बेहतर करते रहे। जहां पर क्रिस जॉर्डन उतना खास कर नहीं पाए हैं, 16 मैच में केवल 12 विकेट हैं, लेकिन नेथन एलिस के 35 मैच में 51 विकेट हैं। वहीं पर रिशद हुसैन के 3 मैच में केवल 2 विकेट है, ये एक कंसर्निंग बात है। और उसके बाद यहाँ पर रायली मेरेडिथ के 35 मैच में 49 विकेट हैं। तो ये एक ऐसा चेंज हो सकता है कि अगर आप
रिशद हुसैन पर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उनकी जहां पर आप निश्चित तौर पर आले मेरिडिथ को लेकर जा सकते हैं। बाकी बिली स्टैनले के भी 11 में से 15 विकेट हैं। जैक्सन बर्ड वगैरह तो फिलहाल अवेलेबल है नहीं। होबार्ट हरिकेन्स की टीम ओवरऑल काफी फुल प्रूफ टीम है। अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनके पास जो कि बॉलिंग जबरदस्त करते हैं, अच्छे बैटर्स उनके पास है जो कि अच्छे फॉर्म में है। टीम तो काफी मजबूत दिखाई पड़ती है, अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। एडिलेड स्ट्राइकर की टीम कैसी दिखाई पड़ रही है, जो कि इस टीम ने भी अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 एक बार फिर से वही खेलता दिखाई पड़ रहा है मुझे जो पिछले मैच में खेला था, जहां पर मैथ्यू शॉट और क्रिस लिन ने ओपन किया था। मैकेंजी हार्वी एज ए विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं अब नंबर 3 पर, क्योंकि फिलहाल जो इनके विकेट कीपर हैरी नीलसन हैं उनको इन्होंने स्क्वाड से बाहर कर रखा है। बाकी जेसन संघा है, लियम स्कॉट है, हैरी मैनेंटी भी खेलते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हैं तो ऑलराउंडर लेकिन बॉलिंग करते अभी तक कभी दिखाई पड़े नहीं। बाकी जेमी ओवटन है, जर्सिस वार्डी है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं। बाकी हसन अली हैं, लॉयड पोप हैं, बाकी ल्यूक वुड जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और बेंच पर से जो ऑप्शन आपको ये 4-5 नाम दिखाई पड़ रहे हैं ना, उसमें से तबरेज शम्सी, एलेक्स रॉस और हेनरी थॉर्टन ही केवल स्क्वाड के अंदर हैं। और इसके बाद आकर के आगे अगर आप T20 करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं जो कि आपके सामने है। हर एक प्लेयर का वो सारा डेटा जिसमें आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने T20 करियर में किया क्या है। और उसके बाद यहाँ पर है रिसेंट फॉर्म, जहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टीम ने, सामने की टीम ने तो 7 मुकाबले खेले थे टूर्नामेंट में, इस टीम ने टोटल 6 मुकाबले खेले हैं और उन 6 मुकाबलों में से 3 जीते हैं, 3 हारे हैं। पिछला मैच भी ये टीम जीत करके आई है। तो परफॉर्मेंस जो रही उसमें, जहां पर अगर आप देखें तो क्रिस लिन अगर बीच में एक 79 रन की पारी को हटा दे तो बल्कि बिल्कुल नहीं चले। बाकी मैथ्यू शॉट की बात करें तो इन्होंने बेहतर और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले मैच को छोड़ करके, तो सेफेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी मैकेंजी हार्वी, इन्होंने बैटिंग एक्चुअली अच्छी करी है और विकेट कीपिंग बैटिंग ऑप्शंस में से ना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एक होंगे जिनको आप एज ए ट्रम्प प्लेयर लेकर के निश्चित तौर पर जा सकते हैं। हालांकि बेन मैकडर्मट भी सामने की टीम से हैं एक ऑप्शन, तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। बाकी क्रिस लिन और साथ ही साथ मैकेंजी हार्वी तो एक ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं। बाकी जेसन संघा एक बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर जो पिछले मैच 31 रन बना करके आउट हो गए, ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकता है अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग हुई तो। बाकी लियम स्कॉट ने ओवरऑल एज ऑलराउंडर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। 49 नाबाद कोई विकेट नहीं, 33 रन कोई विकेट नहीं, 7 रन 2 विकेट, 6 रन 1 विकेट। और जनरली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग और पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है ना, तब आप इनको वहां पर कप्तान भी बना सकते हैं। बाकी हैरी मैनेंटी भी खेल तो रहे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। जेमी ओवटन ने बिना किसी कहे सुने आप देख सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, पिछले मुझे भी 3 विकेट लेकर के गए थे। जर्सिस वाडिया भी एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। हसन अली और साथ ही साथ ल्यूक वुड और यहाँ पर हेनरी थॉर्टन अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तबरेज शम्सी के साथ या एलेक्स रॉस के साथ, जो कि 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि फिलहाल बेंच पर बैठे दिखाई पड़े थे पिछले मैच में, आज के इस मैच में स्क्वाड में है। बाकी दोनों प्लेयर तो स्क्वाड में है नहीं तो उनके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन अगर इसमें से कोई खेलता है प्लेइंग 11 में, जिसमें से तबरेज शम्सी को एक बार मौका मिला था तब वो 3 विकेट लेकर के गए थे। बाकी हेनरी थॉर्टन और एलेक्स रॉस को जब मौके मिले तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन ल्यूक वुड ने जरूर पिछले 2 मैच में विकेट नहीं लिया है, लेकिन अगर आज पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। वरना सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो आप यहाँ पर लॉयड पोप को लेकर जा सकते हैं। बाकी हसन अली, जेमी ओवटन, लियम स्कॉट और मैथ्यू शॉट, ये 4 सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसमें 5वें ऑप्शन के तौर पर या तो लॉयड पोप या तो ल्यूक वुड को आप ट्राई कर सकते हैं। और किसको कब ट्राई करना है ये चीज मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन और थोड़ी सी क्लैरिटी लेने के लिए अगर आप आगे आए हेड टू हेड की स्टैट्स की तरफ, तो क्रिस लिन के आंकड़ा देखा बहुत जबरदस्त है जब ये खेलते होबार्ट के खिलाफ। 51 का बैटिंग एवरेज है केवल 5 मैच में, और उसमें भी इनिंग के हिसाब से देखें तो पहली इनिंग सेकंड इनिंग दोनों जगह पर बेहतर खेले हैं। और इवन मैथ्यू शॉट के भी आंकड़े कमाल के हैं। तो क्रिस लिन एक बहुत ही जबरदस्त तरीके के मेरे हिसाब से एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ट्रम्प, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जेसन संघा, एलेक्स रॉस, मैकेंजी हार्वी के सैंपल साइजेस काफी छोटे हैं। जेमी ओवटन के 4 मैच में 7 विकेट है। कैमरून बॉयस जो कि स्क्वाड में है नहीं, उनके बारे में बात ही क्या करें। हेनरी थॉर्टन स्क्वाड में तो है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बाकी लॉयड पोप के 4 मैच में 4 विकेट हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू के आंकड़े देखें इस मैदान पर, तो कैमरून बॉयस यहाँ पर भी बेहतर किया लेकिन वो खेल नहीं रहे। लेकिन इनका डेटा दिखाने का सिर्फ एक रीजन है, यहाँ पर ये क्लियर होता है कि लेग स्पिनर्स हमेशा कामयाब होते हैं। ना सिर्फ इनका डेटा आप कैमरून बॉयस का देखिए, लॉयड पोप का भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए तो 2 मैच में 2 विकेटें हैं। सिर्फ यही देखने के लिए जो प्लेयर स्क्वाड में नहीं है उसका डेटा भी मैंने रखा कि अगर बेहतर एक लेग स्पिनर है तो यहाँ पर वो विकेट निकालता है। और बाकी प्लेयर्स में क्रिस लिन के इस मैदान पर भी आंकड़े काफी बेहतर हैं। और बाकी जेसन संघा भी यहाँ पर अच्छा खेले हैं। बाकी 23 में जो 33 विकेट तो आपने देख लिया। हेनरी थॉर्टन के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे हैं। तो ये सारे आंकड़े और डेटा एनालिसिस को समझने और सोचने के बाद, जिसमें हमने वेदर के बारे में भी देखा, पिच को भी समझा, और जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट यहाँ पर मैंने रखने की कोशिश की है, जिसमें पिच के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि किस इनिंग में कौन सा बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेयर बैटल यहाँ पर है नहीं चूंकि उसके कोई रीजन बनता नहीं। फिलहाल पहला मैच है, दोनों टीम आपस में खेलेंगी इस सीजन का। तो जो भी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी, ताजा वेदर अपडेट्स जो होंगे टॉस के बाद के वो, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।